Good morning, students. In rapid revision of home science, we continue June 2025 exam. Our question is personal factors which influence the person's capacity to carry out the physical work. मतलब कौन कौन से पर्सनल फैक्टर हैं जो कि किसी पर्सन के काम करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं. पर्सनल फैक्टर्स तो वो हो गए बच्चों जो एक पर्सन के खुद के अंदर से हों. कौन कौन से होंगे वो? मोटिवेशनल फैक्टर. बिना मोटिवेशन के आप किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो. फिजिकल वर्क करने के लिए क्या चाहिए? आपके अंदर वो क्षमता तो होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, यानी आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस बेटर होना चाहिए. आपको उस काम करने की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए. और नॉलेज कैसे आएगी? अगर आपने उसकी ट्रेनिंग कर रखी है. तो पर्सनल फैक्टर कौन कौन से हो गए आपके? मोटिवेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ट्रेनिंग. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड. चलिए हम देखते हैं. देखिए बच्चों, कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी फिजिकल जो वर्क की कैपेसिटी, किसी काम को करने को की जो हमारी क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं. कौन कौन से कारक हो सकते हैं वो? एक तो पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके खुद से जुड़े हुए होते हैं, आपकी एबिलिटीज से जुड़े हुए होते हैं. कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कार्य प्रणाली यानी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं. तो पर्सनल फैक्टर्स में क्या आएगा आपका? एज, बॉडी वेट, जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड है. आपका जेंडर, मेल की अलग होती है फिजिकल वर्क को करने की कैपेसिटी, और फीमेल की अलग होती है, क्योंकि उनका क्या है, फिजिक जो होती है मेल्स की वो क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू फीमेल्स. अल्कोहल कंजप्शन हो गया, टोबैको, स्मोकिंग, अगर आप ये कंज्यूम करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली फिजिकल कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी, वो क्या होती है, डाउन हो जाती है. लाइफस्टाइल आपका कैसा है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द फिजिकल वर्क कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन. ट्रेनिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस, आप वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ओवरवेट हैं, थिन है, ये सारी चीजें आपको क्या करेंगे, आपके वर्क कैपेसिटी को प्रभावित करती हैं. आपके इंटरनल मोटिवेशन कैसा है किसी भी काम को करने का, तो वो क्या है, आपके पर्सनल फैक्टर में काउंट होगा. अगर आपका मोटिवेशन ही नहीं है तो आप किसी काम को प्रॉपर तरीके से करेंगे नहीं, बस यूं ही. जब मेरा इंटरेस्ट झाड़ू लगाने में नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगी. मेरा इंटरेस्ट और किसी काम को करने में नहीं है, अंदर से नहीं है, और फिर भी मदर ने बोल दिया कि हाँ करना है, तो फिर वही चीज है, करना पड़ेगा. लेकिन वो उतनी अच्छी पोटेंशियलिटी और एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा काम जो कि होना चाहिए. ठीक है, तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डू एनी टास्क. ठीक है. अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? जैसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया. अगर चारों तरफ पॉल्यूशन होगा तब भी आप जिस पोटेंशियलिटी के साथ किसी वर्क को करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. गंदगी है, वैसे आधा दिमाग तो गंदगी में ही लगा रहेगा. पॉल्यूशन है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, वो सारी चीजें. अच्छा, इंडोर एयर क्वालिटी कैसी है? इंडोर और एज वेल एज आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक जो एयर क्वालिटी है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, आपके घर का वातावरण और आपके बाहर का वातावरण, दोनों ही आपकी वर्क कैपेसिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं. वेंटिलेशन कैसा है, प्रॉपर है या नहीं है, जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, वो अत्यंत आवश्यक होता है. अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉपरली वेंटिलेटेड. आपने चौक की फैक्ट्री देखी है, धागे की फैक्ट्री देखी है, कितना कंजेस्टेड होता है. वो लोग काम करते हैं लेकिन दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिजीज. ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिजीज मेनली. ठीक है, नॉइस, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो उसमें भी आपका क्या है, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा. एक्सट्रीम हीट या कोल्ड की कंडीशन होगी तब भी, जैसे गर्मी में आप बैठे हुए हैं रूम में, आप अपने लेक्चर रूम को लगा लो, वहां पे पंखे नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपका लेक्चर पे पूरा ध्यान नहीं होगा. आपका ध्यान कहाँ जाएगा, बार बार गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, अदर फैक्टर्स आपको प्रभावित करेंगे. उस तरीके से आप प्रॉपर अपना 100% नहीं दे सकते जो कि आपको देना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर. तो क्या है, कुछ एक आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं. ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों. तो अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, नॉइस. नॉइस क्या है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि पर्सनल फैक्टर नहीं है. जब एक्सेसिव नॉइस होगी वो आपकी कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस को क्या करती है, प्रभावित करती है. इट इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल. ये मतलब पर्सनल कारक नहीं है जो कि आपको प्रभावित करता है, आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है. मोटिवेशन. मोटिवेशन का ऐसा फैक्टर है जो आपका साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है,
और आपका पर्सनल फैक्टर है, ठीक है? क्योंकि इंटरनली आती है हमारे अंदर मोटिवेशन कि मुझे ये करना है, चाहे वो नीड का फैक्टर हो, चाहे वो आपको अचीव करना है, तो वो भी क्या है, एक मोटिवेशनल फैक्टर में आएगा, जो कि आपका क्या है, साइकोलॉजिकल और पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है, जो कि आपको मोटिवेट करेगा किसी भी काम को करने के लिए। आपकी अंदर से विलिंगनेस है, आप परफॉर्मेंस, अगर आपके अंदर चाह है तो आप परफॉर्म करेंगे अपना 100%, ठीक है? मोटिवेशन हाई है तो ग्रेटर कैपेसिटी के साथ आप वर्क करेंगे, जिसमें आपकी क्या है, 100% आप देने के लिए क्या रहते हैं, किसी भी कार्य को तत्पर रहते हैं, अगर आपका हाई मोटिवेशन है किसी को भी काम को करने का। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली अफेक्ट द पर्सनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, डायरेक्ट पर्सनल फैक्टर है, जो कि अफेक्ट करता है फिजिकल वर्क कैपेसिटी को। एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स को फॉर द मसल फंक्शनिंग, रिकवरी एंड ओवरऑल फिजिकल हेल्थ। आप क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स को क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्स कह सकते हैं, या एक्सटर्नल टूल्स कह सकते हैं, जो कि इन मतलब ये पर्सनल फैक्टर में काउंट नहीं होगा। और जब प्रॉपर क्लोथिंग या टूल्स हैं, ये क्या करते हैं, एक आपको गियर प्रोवाइड करते हैं टू फैसिलिटेट द वर्क, काम करने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। मान लो आपको कोई चीज बॉईल करनी है, आप सिंपली पतीले में चढ़ाओ, उसको बॉईल करो, वो कितना आपका फ्यूल, एनर्जी कितनी आपकी लग जाएगी। मान लो मेरे को आलू उबालने हैं, तो उसमें कितना फ्यूल मेरा वेस्ट हो जाएगा। और अगर मेरे पास प्रेशर कुकर है, दैट इज काउंट एज इक्विपमेंट, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास प्रेशर कुकर है, 2-3 सीटी में मेरे आलू बॉईल हो जाएंगे। तो क्या है, इक्विपमेंट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हमारे फिजिकल वर्क को, ठीक है? इट्स नॉट द पार्ट ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट आवर वर्क कैपेसिटी, ठीक है? ट्रेनिंग, आपके अंदर प्रॉपर स्किल है किसी काम को करने के लिए, तो आप बेहतर तरीके से उस काम को कर सकते हैं, आप फैमिलियर हैं उस वर्क के साथ, ठीक है? रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग इम्प्रूव क्या करेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ को सॉरी, आपकी स्किल को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, कैपेसिटी को आपकी बढ़ाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके काम में, ठीक है? और आपके जो फिजिकल वर्क है या कोई भी टास्क है, उसकी करने की जो आपकी कैपेसिटी है, उसको एनहांस करता है, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि पर्सनल फैक्टर कौन कौन से हैं आपके। मोटिवेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ट्रेनिंग are the personal factors which influence physical work capacity of a person, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेक्सटाइल्स यूज्ड फॉर द रेनफोर्समेंट ऑफ रिवर बैंक्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। देखिए, जो आपके रिवर बैंक्स हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपका क्या इस्तेमाल होता है, और वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है? टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी पूछी है ना इन्होंने। तो जो आपकी रिवर बैंक्स हैं, उनकी मजबूती के लिए, रेनफोर्समेंट ऑफ द रिवर बैंक्स, जो टेक्सटाइल यूज किया जाता है, रेनफोर्समेंट ऑफ रिवर बैंक्स, कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ द टेक्सटाइल, आपका आएगा जियो टैग। जियो मीन्स विच इज रिलेटेड टू द अर्थ, एंड रिवर बैंक क्या है, आपके जो नदियों के किनारे हैं, ये सारे या आपकी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपकी है तो रिलेटेड किससे, हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जियो मीन्स अर्थ, हमारी अर्थ से रिलेटेड है। तो क्या आंसर, वैसे भी अगर हम टेक्निकली इसको वैसे ना देखें, तो हम टेक्निकली भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, जियो टैग। ये टेक्सटाइल की किस कैटेगरी के अंदर आएगा, टेक्निकली टर्म क्या होगी इसके लिए, जियो टैग। चलिए हम देखते हैं कि ये है क्या। देखो बच्चों, द टेक्सटाइल यूज फॉर द रेनफोर्समेंट ऑफ रिवर बैंक्स आर जियो टेक्सटाइल्स, ऑल्सो नोन एज जियो टेक्सटाइल। जियो टैग भी बोल देते हैं या जियो टेक्सटाइल्स भी बोल देते हैं, आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट द रिवर बैंक्स, मतलब टू स्ट्रेंथन द रिवर बैंक्स। कैसे, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी बेटा, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, सॉइल जो आपका इरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल, यानी जिसको बोलते हैं भूमि कटाव, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जो आपके रिवर बैंक्स हैं, उनको रेनफोर्समेंट, उनके स्ट्रक्चर को रेनफोर्स करने के लिए आपका जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। आपकी जो रोड्स हैं,
रिवर बैंक्स के किनारे, ठीक है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज टू इम्प्रूव द सॉइल प्रॉपर्टीज। इससे क्या होगी, सॉइल प्रॉपर्टीज, अगर इरोजन नहीं होगा तो क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ द क्या मिनरल्स, जो कि सॉइल की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, एनहांस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जियो टेक्सटाइल का। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, ये मैंने आपको बता दिया। जो कि रिवर बैंक है आपकी, उसके रेनफोर्समेंट के लिए क्या है, क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। एग्रो मीन्स विच इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, तो टेक्निकल टेक्सटाइल है ये, जो कि इस्तेमाल किया जाता है आपका एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे कि क्रॉप कवर्स को आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े पॉली हाउसेज होते हैं जहां पर आप एक क्लॉथ को, प्लास्टिक के कवर्स लगाए जाते हैं, आपकी जो होती है ना मेड़ बना के, मतलब क्यारियां बनाकर उसके ऊपर आप पॉलीथीन से या किसी भी मटेरियल से उसको कवर करके फिर आप कंट्रोल्ड क्या करते हैं, एग्री क्रॉप्स का ग्रो करते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर क्रॉप की क्या होती है, आपकी कल्टीवेशन की जाती है। प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशन में आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो की जाती हैं, जिनके लिए जो टेक्सटाइल मटेरियल यूज किया जाता है, वो क्या है, आपका एग्रो टेक के अंदर आएगा। इसमें दिया हुआ है जैसे फिनिशिंग नेट हो गई आपकी, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आते हैं, जैसे उनके फ्रूट को प्रोटेक्ट करना हुआ कि भाई एक्सटर्नल पॉलिनेशन ना हो, पेस्ट का अटैक ना हो, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, आपका एग्रोटेक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका गिवन था क्वेश्चन के अंदर, प्रोटेक। प्रो मीन्स पर्सनल, ठीक है। ये वो टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। किसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, बुलेट प्रूफ वेस्ट, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट क्लॉथ, ये आपके किस में आएंगे, प्रोटेक्ट मटेरियल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये टेक्निकल टेक्सटाइल है जो कि इस्तेमाल की जाती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को तैयार करने के लिए, ठीक है। इंदुटेक, इंदुटेक मीन्स इन इंदुटेक मीन्स विच इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। जो टेक्सटाइल यूज की जाती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर, उसको क्या कहेंगे, हाँ, इंदुटेक। ये टेक्निकल टर्म्स हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको नाम मतलब इनका कैसे याद करना है, रिमेंबर कैसे करना है, वो मैंने बता दिया। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ पे क्या आएगा आपका, विच इज रिलेटेड टू द रिवर, रिवर बैंक्स, इनसे। एग्रो विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। प्रो मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बनाने के लिए जो आपकी टेक्सटाइल यूज की जाती है वो। इंडस मीन्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, ठीक है, जिसकी फिल्ट्रेशन सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। कन्वे बेल्ट हो गई आपकी, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग क्लॉथ हो गए, ये सारा आपका किस में आएगा, इन द स्टैक में आएगा, ठीक है। एक तो बच्चों मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, आप है ना प्लीज इसको 2x की स्पीड पे देखिए, या अपनी स्पीड को हाई करके देखिए, क्योंकि मेरे जो टेक्निकल यहाँ पे सिस्टम है मेरे पास, उसके अंदर स्पीड को एनहांस करने का कोई फीचर नहीं है। तो प्लीज आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो हाई स्पीड पे ही देखिए। टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर बेटा जो जियो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे आपका जियो टेक्सटाइल्स हो गए, जियो ग्रिड्स हो गए, जियो नेट्स हो गए, जियो सेल्स हो गए, जियो मेम्ब्रेन्स यूज किए जाते हैं वेरियस सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में। जैसे कि आपका हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन। जितनी भी हाईवे के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती हैं, पानी वहां पे ना ठहरे, आपका लीचिंग प्रॉपर हो, वहां पे मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, एक बार जो काम हो गया उसको बार बार है ना वहां करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे उस कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए, इरोजन को रोकने के लिए वहां पे जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो जियो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी जियो टेक्सटाइल्स भी आ गए, जियो ग्रिड्स आ गए, जियो नेट्स आ गए, जियो सेल्स आ गई, जियो मेम्ब्रेन्स आ गई, ठीक है ना। जो बड़े बड़े हाईवेज बनाए जाते हैं उनकी मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए भी इन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जियो सिंथेटिक्स क्या है, पॉलीमेरिक मटेरियल्स है, यानी पॉलीमर से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन बिलो ग्रेड कंस्ट्रक्शन इन अ ब्रॉड और इवन इंक्रीज रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब कि ये पॉलीमेरिक मटेरियल्स
है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके निचले स्तर के या निचले ग्रेड के जो आपके कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और लगातार बढ़ती हुई श्रृंखला में भी इसका काम किया जाता है। मतलब लंबे टाइम तक कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, काम चल रहा है जहाँ पे, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस फॉल इनटू अ एरिया ऑफ जियो टेक्निकल, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोनिक इंजीनियरिंग। इन सभी में इसका क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। जियो जो टेक्सटाइल है आमतौर पर क्या है, ये पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीएस्टर फाइबर हैं, फिलामेंट्स या यार्न से बना हुआ कपड़ा है जो आपका नॉन वोवन टेक्सटाइल फैब्रिक है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। ये एक बात बताओ, जब आप सूट लेकर आते हो, जो भी थिन मटेरियल का सूट है, 2x2 का कपड़ा होता है या ऑर्गेन्जा का कपड़ा होता है या जो भी थिन मटेरियल है, आप क्या करते हो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें क्या इनर ऐड कर देते हो, आप इनर लगवाते हो, जिसे आप बोलते हो ना उनकी अस्तर लगवा के सूट सिलवाना। तो वो क्यों किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और उसकी जो अपीयरेंस है उसको बढ़ाने के लिए आप लगवाते हो ना। ये सेम प्रोसेस अगर आप किसी मटेरियल के अंदर कोई चीज ऐड करते हो तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, चाहे वो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो। तो आप अगर किसी चीज के अंदर कोई मटेरियल यूज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। The friction of non-woven fabric will hold the solid, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स है, इन प्लेस, उनको अपनी जगह पर रखता है, while allowing the water to flow through, जबकि जो आपका पानी है उसके अंदर से बह जाने देता है। अब ये देखो, जो आपका हाईवे होता है, हाईवे के साइड में ऐसे स्लोप बने होते हैं ना बच्चों, ये आपका हाईवे है, इसके ऊपर हाईवे और साइड में ऐसे स्लोप्स बने होते हैं। आप हाईवे से गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे स्लोप बने होते हैं। जब बारिश, रेन वाटर होती है, हैवी रेन होती है, तो क्या होगा, पानी इन्हीं स्लोप से नीचे जाता है। और क्या होता है, इसमें सॉइल होती है और बहुत सारा मटेरियल होता है। भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या करते हैं, रेनफोर्स मटेरियल लगाते हैं, जो कि आपका जियो टेक्सटाइल फाइबर्स होता है, और फाइबर से बने फैब्रिक होते हैं। और ये फैब्रिक क्या करते हैं, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स है उनको अपनी जगह पर रखते हैं, और जबकि पानी को अपने अंदर से बह जाने देते हैं। यूजिंग जियो टेक्सटाइल एज अ रेनफोर्समेंट मटीरियल, मतलब रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, मजबूती प्रदान करना, किसी चीज को सहारा देना है, इसी को ही तो बोलते हैं रेनफोर्समेंट। तो ये रेनफोर्समेंट मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कौन कौन से एरियाज में, जहाँ पे स्टिपी स्लोप होगा, जहाँ पे ढलान होगी, ठीक है, रिटेन वॉल्स होंगी, जहाँ पर हमें क्या करता है, ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पर आपकी जो वॉल्स हैं, जियो टेक्सटाइल मटेरियल एज अ रिस्ट्रिक्टिव मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एग्रीगेट रखता है पार्टिकल्स को मोर इफेक्टिवली देन द ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि आपके पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे उन मटेरियल से कहीं कारगर मटेरियल होता है ये जियो टेक्सटाइल मटेरियल। कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को, एम्बैंकमेंट्स को और वाटर फ्रंट्स को। ठीक है, वाटर फ्रंट्स क्या हो गए, जैसे ही आपकी नहरें बीच में से बह के आ रही हैं और साइड में क्या है, ये भूमि कटाव हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इस भूमि कटाव को रोकने के लिए कि ज्यादा एरिया हमारा वाटर के थ्रू कवर ना हो, ज्यादा सॉइल का लॉस ना हो, न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, लीचिंग ज्यादा ना हो, और वाटर का फ्लो प्रॉपर रहे, तो हम क्या करते हैं, जियो टेक्सटाइल मटीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है बच्चों, सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, बस ये समझ लो ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, ये माइंड में गया और उसके बाद निकलना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कोई चीज रटनी नहीं है, आपको वर्ड अपने माइंड में रखना है। जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। ये देखो, ये मटेरियल्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा एक सेकंड बच्चों, नाउ इट्स विजिबल। अब जियो टेक्सटाइल जो फैब्रिक है आपका, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, सेपरेशन के लिए। जब आपको बड़े बड़े सेपरेशन टैंक्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जियो टेक्सटाइल फाइबर है जो, वो एज अ सेपरेटर यूज किया जाता है इसे,
और स्टेबलाइजर्स जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए, या मिक्सिंग पार्टिकल्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एज अ स्टेबलाइजेशन यूज किया जाता है। किसका? आपके इसका जियो टेक्सटाइल फाइबर्स का रेनफोर्समेंट के लिए। मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को। आपके जो रिवर बैंक्स हैं और आपके जो स्लोपी एरियाज हैं हाईवेज के पास, उनको फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जियो टेक्सटाइल फाइबर्स का। ठीक है, मॉइस्चर बैरियर के लिए आपकी वॉल्स पे इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर ड्रेनेज हो और आपका सॉइल इरोजन को मिनिमाइज करने के लिए किसका? जियो टेक्सटाइल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको मटेरियल्स दिखाती हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए, जियो टेक्सटाइल जियो नट्स हैं। जियो नट इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जियो ग्रिड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, इसमें ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जियो मेम्ब्रेन, जियो टेक्सटाइल का सबसे ये जियो मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेपरेटर। ठीक है, उसके बाद है जियो सेल्स। ये क्या है? सेल बनी हुई है और जियो सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रेनेज, जो जियो कंपोजिट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, प्रॉपर निकासी के लिए, जल निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कंपोजिट ड्रेन के लिए ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जियो कंपोजिट फॉर प्लेनर ड्रेनेज के लिए, मतलब प्लेन एरियाज में ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज होती रहे और लीचिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे, उसके लिए आपको इस तरीके के मैश का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास फिलामेंट रेनफोर्समेंट जियो कंपोजिट ऐसे होते हैं, जिसमें जियो मटेरियल्स के साथ क्या क्या यूज होता है, साथ में ये भी यूज होता है ग्लास फिलामेंट्स। ठीक है, इरोजन कंट्रोल के लिए तो होता ही होता है ये जियो कंपोजिट्स का इस्तेमाल। और किस चीज के लिए किसका इस्तेमाल होगा, ये उस पर्टिकुलर जो आपकी प्रॉपर्टी है जियो टेक्सटाइल फाइबर की, और सॉरी फैब्रिक की, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देख के कि भाई ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी है तो ये यहाँ इस्तेमाल होगा, रेनफोर्समेंट के लिए होगा। ये सेपरेटर के लिए होगा, कितने पार्टिकल्स इसका कितना नैनो साइज है उस हिसाब से। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हैसब as given by the Codex Alimentarius Commission arrange the steps given below in the progressive sequence। आपको हैजब के सीक्वेंशियल स्टेप बताने हैं। पहले इसके लिए क्या करोगे, आप कंडक्ट करोगे क्या, हजार्ड एनालिसिस को। ठीक है, ये हमें हजार्ड कहाँ से हो सकता है उसका एनालिसिस आपको करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट से हमारा हजार्ड शुरू हो सकता है, यानी आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। फिर एस्टैब्लिश करेंगे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्राइटेरिया। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड एस्टैब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, वो एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि डेवलप करेंगे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो हैं उनकी मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, और प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे किसको, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के जो डेविएशंस हैं उनके लिए। ठीक है, क्या क्या डेविएशंस हो सकती हैं, हम क्या करेंगे, एंश्योर द करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और फिर हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा, मतलब कि एंश्योर करेंगे जो भी अभी तक हजार्ड एनालिसिस के पॉइंट्स किए हैं या वो सारी चीजें कि कहाँ पे क्या है उसका क्या एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो हैजब सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ है। आगे समझ में, पहले क्या करेंगे, हजार्ड एनालिसिस करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे कंट्रोल करने के लिए, फिर एस्टैब्लिश करेंगे इन पॉइंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका क्राइटेरिया। फिर हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे क्या, मॉनिटरिंग प्रोसेस, किसको कंट्रोल करने का, मॉनिटर करने का, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को। और फिर हम प्रोटोकॉल बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम सारे रिकॉर्ड्स को कीप करेंगे, मतलब मेंटेन करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उनकी। और फिर हम पूरा जो हमारा हैजब सिस्टम कितना इफेक्टिवली वर्क किया है उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट्स। इसके 7 स्टेप्स हैं, मतलब मैं इसके सारे स्टेप आपको डिटेल में करवा देती हूँ, कैसे हम हैजब का पूरा सिस्टम जो प्रिंसिपल्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करके हम अपने जो हजार्ड एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे से। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं,
करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करके हम उस सिस्टम को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी कमी कहाँ थी और हमारा सिस्टम कितना इफेक्टिवली वर्क किया है। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। चलिए हम करते हैं। आप इसको ना इस तरीके से मत समझो कि ये इसके प्रिंसिपल हैं। आप इस तरीके से देखो कि मैं कोई चीज बनाने जा रही हूँ, ठीक है। अब उस चीज को बनाते हुए मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें खामियां हो सकती हैं और कहाँ कहाँ पे वो खामियां आ सकती हैं, कैसे मुझे उन खामियों को क्या करना है, खत्म करना है या प्रिवेंट करना है, और उस खामी को वहां से ना आकर वो कहाँ से आ सकती है। फिर मैं क्या करूंगी, उसको सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन करूंगी। फिर उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करूंगी कि मेरा जो कार्य है वो सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ। फिर मैं पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी उसको लिखकर, और फिर क्या करूंगी मैं, फाइनली मेरा हैजअप सिस्टम कितना इफेक्टिवली, 8 पॉइंट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि हम इस पूरे जो सातों प्रिंसिपल हैं इसको वेरीफाई करते हैं पूरा फिर से कि भाई ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ भी है। मेरा हैजअप सिस्टम जो मैंने ये सातों प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया है वो इफेक्टिवली है, इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, जिससे आप कह सकते हो कि इफेक्टिवनेस देखने के लिए मैंने एक इवेल्युएशन किया फाइनल, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रोसेस। पहला पॉइंट क्या है, हजार्ड एनालिसिस करेंगे हम, डॉक्टर हजार्ड एनालिसिस, ठीक है। हम हजार्ड, कोई भी नुकसान होने वाला है, हजार्ड की एनालिसिस करेंगे अपने पूरे प्रोसीजर के अंदर। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से मेरे सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, हजार्ड हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मैं उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूंगी, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जहां पर मुझे कंट्रोल करना है अपने पूरे प्रोसेस को कि आगे कोई भी हजार्ड ना हो सिस्टम के अंदर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। फिर मैं क्या करूंगी, डिटरमाइन करूंगी क्रिटिकल लिमिट्स क्या हैं, उसके होने की संभावना की जो लिमिट है वो कितनी है। फिर मैं क्या करूंगी, डिफाइन करूंगी मॉनिटरिंग प्रोसीजर को। फिर इंप्लीमेंट करूंगी करेक्टिव एक्शंस को, जो कि मुझे क्या क्या करेक्टिव एक्शंस के अगेंस्ट हो सकते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उस जो हजार्ड हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए मैं कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस ले सकती हूँ, ठीक है। उनको यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूंगी। फिर क्या करूंगी, एस्टेब्लिश करूंगी वेरिफिकेशन प्रोसेस को, और फिर क्रिएट करूंगी रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस। आपकी स्टेटमेंट में एक लास्ट दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस ऑफ हैजअप सिस्टम, ठीक है। तभी मैंने कहा 7-8 पॉइंट्स। देखो बच्चों, जो जो इसका पहला पॉइंट है, कंडक्ट अ हजार्ड एनालिसिस, डिटरमाइन करना है कोई बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी जो भी मटेरियल मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है, प्रेजेंट तो नहीं, या उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है कि अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो कॉज कर सकती है सेफ्टी हजार्ड्स को, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रिवेंटिव मेजर टू कंट्रोल दीज हजार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये आपका हो गया। सेकंड में क्या करूंगी, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज अ पॉइंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्शन, क्योंकि हैजअप सिस्टम का मतलब क्या है, जब भी हम किसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल या फिजिकल ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, या उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जो कि हमारी सेफ्टी को हजार्ड करे, नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो हैजअप इसी को, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम ये प्रिंसिपल्स को, सातों प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हम उन पॉइंट्स को मिनिमाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ताकि आगे सेफ्टी की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो पहला क्या है, कंडक्ट अ हजार्ड एनालिसिस, जिसमें हमने डिटरमाइन किया कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि अगर नहीं कंट्रोल की जाए तो वो सेफ्टी हजार्ड क्रिएट कर सकती है। आइडेंटिफाई करते हैं प्रिवेंटिव मेजर टू कंट्रोल दीज हजार्ड्स। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए सेफ्टी हजार्ड को एक्सेप्टेबल लेवल तक, कि अगर ये है भी तो उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। क्रिटिकल लिमिट इज द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू इन विच अ सेफ्टी हजार्ड कैन बी कंट्रोल्ड।
उसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल लिमिट। ये क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू टू विच द फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल हजार्ड मस्ट बी कंट्रोल्ड, प्रिवेंटेड, एलिमिनेटेड और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, वो मिनिमम लेवल जहां पर एक सब्सटेंस कोई भी हजार्ड हमें नहीं पहुंचाता, ठीक है, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टेबल लेवल। डिटरमाइन मॉनिटरिंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, द मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आर प्रोसेस विच एंश्योर्स दैट एवरी प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में क्या आएगी, वो सारी प्रोसेसेस, वो सारे कार्य जो कि एंश्योर करते हैं कि जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में हो रहा है एट ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जो भी हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या किए थे आइडेंटिफाई, वहां पे क्या है, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मेजरमेंट टेकन, वहां पे हम मेजरमेंट्स लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल आर द पार्ट्स ऑफ द मॉनिटरिंग प्रोसेस। कौन कौन से हैं मॉनिटरिंग प्रोसेस, मेजरमेंट्स, क्या क्या मेजरमेंट्स की जा रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी से की जा रही है, और इस मॉनिटरिंग को करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये मॉनिटरिंग प्रोसेस के अंदर आता है आपके। फिर क्या होगा हमारा, इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। इसमें क्या आएगा, जो हमारी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, क्रिटिकल लिमिट है, अगर उससे डेविएशन यानी उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, हमारी जो क्रिटिकल लिमिट है उससे अगर थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है या डेविएशन हो जाती है उसमें, तो करेक्टिव एक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड। तो वहां पर क्या किया जाता है, करेक्टिव एक्शन को लिया जाता है। द करेक्टिव एक्शन प्रोसेस इज पुट इन द प्लेस टू प्रिवेंट हेल्थ हजार्ड और एस्टेब्लिश द करेक्टिव मेजर्स टू एलिमिनेट द डेविएशन। ठीक है, मान लो मेरी जो क्रिटिकल लिमिट मैंने एक निर्धारित कर दी कि भाई इसका पीएच हमारा 6.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इन एनी सिचुएशन, जो मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए 6.5 से। तो इन एनी सिचुएशन अगर मेरा पीएच लेवल 6.5 से हटकर 5 पे पहुंच जाता है, तो क्या है, ये हमारी जो लिमिट है उससे क्या हो गया, डेविएट हो गया। अब मेरे को इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, वो क्या है, करेक्टिव एक्शन है। इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन। मैंने एक लिमिट थी मेरी, उससे मेरा क्या है, वो थोड़ा सा डेविएशन आ गई है, उसको करेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया, जिससे मैं वो सुधार सकूं, जिससे कि कोई हेल्थ हजार्ड ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। वैलिडेशन एंश्योर्स, मतलब कितना वैलिड है जो भी मैंने अभी तक हैजअप के ये सारा सिस्टम सेटअप किया, वो कितना वैलिड है। वैलिडेशन एंश्योर्स द हैजअप प्लान इज वर्किंग एज डिजाइंड। ये बताता है, वेरिफिकेशन प्रोसीजर ये बताता है कि जो मैंने हैजअप प्लान इंप्लीमेंट किया है वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, उसकी वैलिडेशन कितनी है, ठीक है, और ये कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है मेरे प्रोडक्ट को सेफली प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, मीन्स दैट इज सक्सेसफुली प्रोड्यूसिंग अ सेफ प्रोडक्ट। हाउ द हैजअप इज इम्प्लीमेंटेड हेयर इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है, ऑडिट्स, रिकॉर्ड्स, रिव्यूअर सिस्टम और इक्विपमेंट कैलिब्रेशंस एंड द प्रोडक्ट टेस्टिंग मे बी द पार्ट ऑफ वैलिडेशन एक्टिविटीज। ये सारी से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो हैजअप सिस्टम था उसने कितना इफेक्टिवली क्या किया, वह किया है, यहाँ पर उसकी वैलिडिटी का हमें पता लग जाता है। कोई हमारा हजार्ड तो नहीं हुआ, कोई हमारा इस प्रोसेस के अंदर डिफॉर्मिटीज तो नहीं आई, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाती हैं। तो इसमें क्या आएगा, आपके ऑडिट्स आएंगे, रिकॉर्ड रिव्यूअर्स आएंगे, और क्या आएगा, सिस्टम और इक्विपमेंट कैलिब्रेशंस आएंगे, प्रोडक्ट टेस्टिंग होगी। उससे हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हमने सेट किए थे उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आई, कोई हमारी से चूक तो नहीं हुई, हजार्ड्स तो नहीं रह गए। वो सारी चीज़ें हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं ना प्रोडक्ट की, कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, वो चीज़ें हमें वेरिफिकेशन प्रोसेस में पता लग जाती हैं। क्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। लास्ट में क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी अवेलेबल टू प्रोवाइड दैट द क्रिटिकल लिमिट्स आर बीइंग फॉलोड। ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने क्या किया, हमने सारे क्रिटिकल लिमिट्स को मेंटेन करने के लिए सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया। डॉक्यूमेंटेशन सच एज द हैजअप टीम
hazard analysis, monitoring of critical control point, critical limits, and the corrective action procedure must be maintained during the whole process of the production of a particular product. ठीक है ना? तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, मैं रिवाइज करवा देती हूँ. कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस, केमिकल और फिजिकल क्या है प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं. फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को जिसमें आप कंट्रोल करते हैं, जहां पर आपको ये संभावना होती है कि यहाँ पर हमें सेफ्टी हजार्ड्स हो सकते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए फिर डिटरमाइन करते हैं कि हमारी क्रिटिकल लिमिट क्या करेंगे, हम उस लिमिट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने प्रोसेस के अंदर. फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इम्प्लीमेंट करेंगे करेक्टिव एक्शंस को, उन लिमिट्स को जो भी हमारी डेविएशंस हुई हैं उससे. अगर डेविएशन को देखते हैं कि कंट्रोल लिमिट से कोई डेविएशन तो नहीं अगर हुआ है, अगर हुआ है तो हम उसको इमीडिएटली क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसको ठीक करने के लिए. फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस करी जाती है कि होल जो हमारा हैजअप प्लान था उसने कितना इफेक्टिवली वर्क किया है, उसको हम जांचते हैं. फिर क्रिएट करते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग, जहां पर मेंटेन किया जाता है कि हजार्ड एनालिसिस की गई, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश किया गया, क्रिटिकल लिमिट्स को सेट किया गया, करेक्टिव एक्शन लिए गए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई. ठीक है. कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, डिटरमाइन द क्रिटिकल लिमिट्स. फिर क्या करेंगे, डिफाइन मॉनिटरिंग प्रोसेस, हम कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे. फिर इम्प्लीमेंट करेंगे करेक्टिव एक्शंस को इफ एनी डेविएशन अकर्स, एस्टैब्लिश करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस को, जहां पर हम जो हमारा है सब हमने इम्प्लीमेंट किया है प्लान, उसकी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे वो सही था या नहीं था. और फिर हम रिकॉर्ड कीप करेंगे जिसमें आपका पूरा सिस्टम का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. ठीक है ना? तो क्या आ गया, एक बार दोबारा से देख लो. कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, फिर डिटरमाइन करेंगे हम क्रिटिकल लिमिट्स को, डिफाइन करेंगे मॉनिटरिंग प्रोसीजर को, इंप्लीमेंट करेंगे करेक्टिव एक्शंस को इफ एनी डेविएशन अकर. फिर एस्टैब्लिश करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस, जहां पर वेरीफाई किया जाता है कि हमारा जो है सब प्लान था उसने कितनी इफेक्टिवली वर्क किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड फाइनली हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग. ठीक है, जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है क्या, हैजअप टीम, हजार्ड एनालिसिस, मॉनिटरिंग क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, क्रिटिकल लिमिट्स, करेक्टिव एक्शन इफ एनी डेविएशन अकर्स. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंटेन करनी होती हैं. आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको लर्न हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसमें क्या है, arrange the following progressive eye changes affect vision due to vitamin A deficiency in correct sequential order. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे आईज के अंदर क्या क्या विजन में चेंजेस आते हैं उसको आपको करेक्टिव ऑर्डर में लिखना है. तो आप बताओ क्या होगा इसका. सबसे पहले क्या आएगा आपका, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता आपको. ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी आपको रात को दिखना कम हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा, कंजक्टिवा है जो आपकी, कंजक्टिवाइल जीरोसिस, वहां पे कंजक्टिवा क्या होगी आपकी. पहले तो बच्चों को यही पता होना जरूरी है कि कंजक्टिवा है क्या आपका. ये थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट कवर्स द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई. ठीक है, जिसे बल्बर कंजक्टिवा बोलते हैं. व्हाइट पार्ट है ना जो आपका, इसको कवर करता है चिपचिपा लसीला पदार्थ. ठीक है, एंड द लाइन ऑफ इनर आईलिड्स, जो अंदर की आंख की जो हमारे पलके हैं ना, अंदर का सरफेस एरिया ये कवर करता है. इसे क्या बोलेंगे हम, कंजक्टिवा. अब इसमें कोई डिफॉर्मिटी आती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, उसे क्या बोल देंगे हम, कंजक्टिवाइल जीरोसिस. ये वो कंडीशन है जिसमें एक्सट्रीम ड्राइनेस हो जाती है हमारी कंजक्टिवा के अंदर. हमारी पूरी अंदर जो अंदर की आईलिड है, जो पलक है, अंदर की पलकें हैं हमारी, और वाइट पोर्शन है उसमें क्या होता है, पूरी ड्राइनेस हो जाती है, ऑफन कॉजिंग अ डल और रिंकल्ड अपीयरेंस. अंदर से क्या होता है, झुर्रीदार अपीयरेंस आने लगती है हमारी. ठीक है, सैंड पेपर की तरह सेंसेशन होने लगती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से है. तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइल जीरोसिस. ठीक है, कई बार क्या होता है, ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, कई बार थिकन्ड कंजुगेटेड कंजक्टिवा हो जाती है हमारी. ठीक है,
और धीरे-धीरे अगर इस ड्राइनेस को कंट्रोल नहीं किया तो हमारा आँख में क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव मोड में आकर क्या है, यही जो थिकन्ड कोरुगेटेड कंजक्टिवा है, जो हमारी पार्ट व्हाइट पार्ट में हमारा डेवलप हुआ है, यही अगर रोका ना जाए इस स्टेज पे, ये कंट्रोल ना किया जाए तो क्या हो जाता है, बाइटॉट स्पॉट बन जाता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंट्रोल नहीं हुई इस कंडीशन में भी तो क्या होगा, पहले हमारी आंख में क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमें रात में दिखना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा यानी व्हाइट पोर्शन, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है व्हाइट पोर्शन के ऊपर, और हमारी जो आईलिड्स हैं इनसाइड, इंटरनल आईलिड्स, वहाँ क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है, डल हो जाती है हमारी आंखें, थिकंड और कोरुगेटेड क्या हो जाती है, हमारी जो कंजक्टिवा हो जाती है। और अगर धीरे धीरे विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं की तो यही कोरुगेटेड जो कंजक्टिवा है कन्वर्ट हो जाती है बाइटॉट स्पॉट्स में। बाइटॉट स्पॉट क्या है, एक फॉर्मी सिल्वर ग्रे ट्रायंगुलर स्पॉट होता है हमारी आंख के अंदर। ठीक है, उसे ही क्या बोल देते हैं, एक व्हाइट पोर्शन पे ही बन जाता है ये आपके, मतलब गद्देदार और धब्बा सा व्हाइट पोर्शन के अंदर कई की आंखों में देखा होगा आप लोगों ने, अगर इफ यू नोट। और वो किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अगर इस स्टेज पे भी आप विटामिन ए की जो आपकी बॉडी के अंदर है क्या डेफिशिएंसी, उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या है, बाइटॉट स्पॉट फर्दर प्रोग्रेस करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्नियल जीरोसिस में। अब कॉर्निया क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो बताओगे। कॉर्नियल जीरोसिस, जीरोसिस की कंडीशन जहां पे हमारा वो पोर्शन ड्राई होने लगता है। जब कंजक्टिवा का पोर्शन ड्राई होने लगेगा, डलनेस आ जाएगी, तो वो कंजक्टिवाइल जीरोसिस कहलाएगा। ठीक है, फिर अगर इसी प्रोग्रेस पे फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो ये मेम्ब्रेन जो हो जाती है, क्या होता है, हमारा व्हाइट पोर्शन थिकंड होने लगता है कहीं कहीं जगह से, और वहाँ पे गद्देदार फॉर्म कुशन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम बाइटॉट स्पॉट बोल देते हैं। फिर दोबारा से अगर ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है, यहाँ पे आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंट्रोल नहीं की जाती, तो आपकी जो कॉर्निया है वो भी सूखनी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। और कॉर्निया क्या होता है बच्चों, जो डूम शेप जैसे होता है ना, डूम शेप बॉल का अगर आधा काट दिया जाए तो उभरा हुआ पोर्शन रह जाता है, डूम शेप। डूम शेप जानते हो ना, चूड़ी को तोड़ दें तो वो जो आकार बनता है, आधा हिस्सा, चंद्रमा के आधा हिस्सा जो होता है वो डूम शेप कहलाता है। तो उस तरीके का जो आकार होता है हमारे सेंटर का आई का, जो ब्लैक हिस्सा होता है डूम की तरह, ट्रांसपेरेंट डूम शेप्ड आउटर मोस्ट लेयर है ये हमारी फ्रंट आई की। ठीक है, अब इसमें जीरोसिस ड्राइनेस आनी शुरू होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्नियल जीरोसिस। पहले इन्फेक्शन हमारी आंख में फैला, हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो हमें रात को दिखना बंद हो गया। फिर क्या हुआ, हमारी कंजक्टिवा जो व्हाइट पोर्शन है वो सूखा रहने लग गया, डल हो गया, फिर उसमें थिकनेस आ गई, सूखा रहने के कारण वो पोर्शन थिक होना शुरू हो गया, व्हाइट पोर्शन के अंदर जगह जगह थिकनिंग आनी शुरू हो गई। फिर क्या हो गया, वो कुशनी हो गया, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनने लग गया उसके अंदर प्रोग्रेसिव। अगर यहाँ पे हमने नहीं कंट्रोल किया, कंजक्टिवाइल जीरोसिस कहलाया। फिर वो हमने वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया विटामिन ए डेफिशिएंसी को, तो क्या है, वो गद्देदार फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बन गया हमारी आंख में, जिसे बाइटॉट स्पॉट बोल दिया। फिर जो हमारी कॉर्निया है जो कि डूम शेप्ड है, और जो फ्रंट का आंख के सीधा जो होता है ना, मतलब आंख का फ्रंट पार्ट होता है जो डूम शेप का, जहाँ पे आपका ब्लैक पोर्शन होता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी आंख की, जो कि प्रोटेक्ट करती है डायरेक्ट एंट्री ऑफ द डर्ट जर्म्स इनसाइड द आई, वो क्या होती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस इज अ सीरियस प्रोग्रेसिव ocular surface condition characterized by the extreme dryness or thickening of the cornea। ठीक है ना, थिकनिंग शुरू हो जाती है कॉर्निया के अंदर। ठीक है, ड्राइनेस रहने के कारण क्या होता है, थिकनिंग शुरू हो जाती है। थिकनिंग प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू रहेगी जब तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी रिवर्स नहीं हो जाएगी, कॉज्ड बाय द सीवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी है। ठीक है, और ये रिजल्ट है कॉर्नियल जीरोसिस, किसका रिजल्ट है, पहले क्या होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या करेगी, हेजी डल कॉर्निया,
जिसके कारण क्या होगा, आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी कंजक्टिवल ड्राइनेस कॉज करेगी, जिससे क्या होगा, कंजक्टिवा आपका ड्राई होकर थिकन होना शुरू हो जाएगा, जिससे बाइटॉट स्पॉट डेवलप होगा। फिर आपका क्या होगा, पोटेंशियल अल्सरेशन की तरफ आपका क्या है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंट्रोल नहीं हुई तो उस तरफ प्रोग्रेशन शुरू होगा। आपका कॉर्निया क्या है, ड्राई होना शुरू हो जाएगा, वहां थिकनिंग आनी शुरू हो जाएगी, जो कि सीवियर कंडीशन है विटामिन ए डेफिशिएंसी की। और फर्दर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को इस स्टेज पे भी नहीं रोका गया तो क्या हो जाएगा, आपकी कॉर्नियल स्कारिंग हो जाएगी। कॉर्नियल स्कारिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ ओपैक व्हाइट और ग्रे टिश्यू ऑन द कॉर्निया। हमारी कॉर्निया पे ही क्या हो जाएगा, ओपैक व्हाइट और ग्रे सा टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा, जो हमारी आउटर लेयर है, बिल्कुल जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना हमारी आंखों का फ्रंट पार्ट है जो, और उसके कारण क्या हो जाता है, हमारी आंख इंजर्ड हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक हैप्स क्या करेगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, या इम्प्रॉपर कॉन्टेक्ट लेंस यूज हो जाएगा, आंख मतलब प्रॉपर तरीके से अपने लेंस का इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। और ये स्कार जो डेवलप हुआ है आपकी कॉर्निया के अंदर, ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है या डिस्ट्रॉर्ट कर देता है लाइट को, कॉजिंग हजार्ड वर्जन, जिसके कारण क्या होता है, आपको दिखना बंद हो सकता है, पेन हो सकता है, सेंसिटिविटी, जैसे लाइट की तरफ देखोगे आपको तेज सेंसेशन होगी, आप देख ही नहीं पाओगे। जहाँ पे आपका जो स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके ट्रीटमेंट के लिए। और जो आपका पीटी के जो लेज़र सर्जरी होती है उसके लिए भी आपको अप्रोच करना पड़ सकता है, या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी होती है इसके अंदर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए प्रॉपरली यू कंज्यूम विटामिन ए सोर्सेज इन योर डाइट। अब होल प्रोसेस पता चल गई, ये तो एक मोटा मोटा है, इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप हैं जो कि मिसिंग है यहाँ पे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले यहाँ से देखो कि ये हुआ कैसे। जैसे ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होती है, क्योंकि हमारी जो रोड और कोन सेल्स हैं वो विटामिन ए से बनी हुई हैं, इनका कंटेंट फुल्ली यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो क्या है, जैसे ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो क्या होगा, हेजी डल कॉर्निया लीडिंग टू नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। यहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होते ही क्या होगा, डल कॉर्नियाज हो जाते हैं, हेजी सा फील होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होगी। फिर क्या होगा, हमारा जो कंजक्टिवा है यानी व्हाइट पोर्शन है, इनर जो म्यूकस लेयर है थिन पतली सी, वो क्या होती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है। और फिर ड्राई होने के कारण क्या है, अगर यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं किया जाता है तो हमारी ये जो ड्राई कंजक्टिवा है ये कहीं कहीं से थिकन होनी शुरू हो जाती है, और क्या है, गद्देदार फोमी कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम बोल देते हैं बाइटॉट स्पॉट। अगर इस कंडीशन पे भी विटामिन ए कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये इन्फेक्शन फैलते फैलते क्या है, हमारी जो कॉर्निया है डूम शेप, जो बीच का फ्रंट पार्ट है हमारा आई का, वो क्या है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव ओकुलर सरफेस कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जहां पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, हमारे जो फ्रंट पार्ट है आई का, कॉर्निया ड्राई होनी शुरू हो जाती है, थिकन होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपका कॉर्नियल ज़ेरोसिस हो जाता है। फिर आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं किया तो आप क्या है, कॉर्नियल स्कार की तरफ चले जाते हैं। स्कारिंग क्या होती है, कॉर्नियल स्कारिंग क्या है बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको, जहां पर ओपेक व्हाइट और ग्रे टिश्यू हमारे कॉर्निया के अंदर डेवलप हो जाता है, जो कि आउटर लेयर है आपकी आई की, और इंजरी करती है आपकी आई को, इन्फेक्शन हो सकता है, बर्न हो सकता है, इम्प्रॉपर जो आपका कॉन्टेक्ट लेंस है उसका प्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं कर पाती हमारी आई, जो कि क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है या डिस्ट्रॉर्ट कर देती है लाइट को, और कॉज करती है हेजी वर्जन को, पेन सेंसिटिविटी टू लाइट क्रिएट हो जाती है हमारी आंखों में, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमें स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इवन सर्जरी भी करवानी कर सकती है, इम्प्लांटेशन, कॉर्नियल इम्प्लांटेशन भी होता है उसके अंदर। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको अपनी बॉडी के अंदर नहीं होने देना है। आ गया पूरा प्रोसेस समझ में। ये देखो बच्चों पूरा स्टेप, विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ सीरियस प्रोग्रेसिव आई चेंजेस कलेक्टिवली नोन एज ज़ीरोफथैलेमिया।
सारे जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते रहते हैं आई के अंदर हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, उसे ज़ीरोपैथालमिया कहते हैं। जो करेक्ट सीक्वेंस होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग अगर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे नेक्टो नेक्टलोपिया भी बोलते हैं। ये ऑफन अर्लीस्ट सिम्टम है विटामिन ए डेफिशिएंसी का, जिसमें रोड सेल है रेटिना के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर लो लाइट विजन। ठीक है, जो रोड सेल्स होती हैं हमारी रेटिना जिनसे बनी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि हमें डिम लाइट में दिखाई देना बंद हो जाता है या इम्पेयर हो जाती है हमारी आंखें, आंखों की रोशनी, और मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी इन द डिम लाइट। और ये चेंजेस किस कारण होते हैं, विटामिन ए की स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था नाइट ब्लाइंडनेस की, नेक्टोलोपिया भी बोलते हैं जिसे, वो पहला चरण है। ठीक है, अगर इस स्टेज पे आपने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को नहीं कंट्रोल किया तो ये बढ़ते बढ़ते क्या है, कंजक्टिवाइल ज़ोरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आपकी कंजक्टिवा यानी व्हाइट पोर्शन और इनर ले व्हाइट पोर्शन का जो थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी क्या होती है, वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, जिसे आप कंजक्टिवा बोलते हो। इनर मेम्ब्रेन लाइन आईलिड्स एंड कवरिंग द वाइट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, उसी में ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगी। अगर ये इस ड्राइनेस को कंट्रोल नहीं किया तो ये धीरे धीरे थिक होने लगती है, इसमें झुर्रियाँ आने लगती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और ये ड्राई होकर थिक होने के बाद क्या होता है, फोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हो ना, फोमी ट्रायंगुलर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। और जब ये पैचेस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे, उसी को हम वाइट आउट स्पॉट बोल देते हैं, दैट अपीयर ऑन द कंजक्टिवा। हमारी कंजक्टिवाइट पोर्शन के ऊपर ही दिखना शुरू हो जाता है कुछ गद्देदार कुशन सी चीज, जिसे हम वाइट आउट स्पॉट बोलते हैं, जो कि कंपोजिट होता है केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स का। मतलब ये जो फॉर्मी स्ट्रक्चर है ये किससे बनी होती है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल से और म्यूकस से, इंडिकेटिंग मोर सीवियर कंजक्टिवाइल ज़ोरोसिस। ये मोर सीरियस कंडीशन है किसकी, कंजक्टिवाइल ज़ोरोसिस की। अब यहाँ पे भी हमने डॉट स्पॉट पे भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं किया अपनी बॉडी के अंदर, तो कॉर्नियल ज़ेरोसिस हो जाता है, जिसमें आपकी कॉर्निया डूम शेप जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी आंख की वो खराब होनी शुरू हो जाती है, और ड्राई होने के साथ हेजी लूज इट्स लस्टर, इसकी चमक चली जाती है, और कॉर्निया अल्सरेशन शुरू हो जाता है आपकी आंख के अंदर। कॉर्नियल ज़ेरोसिस यानी ड्राई होना आपका कॉर्निया का। ठीक है, अपनी लस्टर चली जाती है, हेजीनेस लीड टू कॉर्नियल अल्सरेशन इफ यू नॉट कंट्रोल द विटामिन ए डेफिशिएंसी एट दिस स्टेज। फिर आपका कॉर्नियल स्कारिंग आएगा, जो कि मोस्ट सीवियर स्टेज है। कॉर्नियल ज़ेरोसिस कैन लीड टू द अल्सरेशन एंड इवेंचुअली स्कारिंग द कॉर्निया विच कैन रिजल्ट इन द इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। इस अवस्था में आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रिवर्स नहीं कर सकते हैं अपनी आंखों के अंदर। अब आपकी रोशनी क्या है, पूरी तरीके से जाने का खतरा होता है इस अवस्था के अंदर। ठीक है ना, जिसके लिए आपको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या सर्जरी की या फिर स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स आती हैं उनकी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है इस कंडीशन पे। ठीक है ना बच्चों, और इसमें क्या होता है, कॉर्नियल स्कारिंग में जब फॉर्मेशन ऑफ ओपेक व्हाइट और ग्रे टिश्यू ऑन द कॉर्निया बनना शुरू हो जाता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है हमारी आंखों की, जिससे कि आंखों के अंदर सीवियर इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस या इन्फेक्शन हो ही जाता है, बर्न की सेंसेशन इन प्रॉपर, हम जहाँ पे प्रॉपरली अपने आईज के लेंसेज का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो कि बीच में मिस हो गए थे, वो प्रॉपर स्टेप इस तरीके से आपके होते हैं। प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ आई डिफॉर्मिटीज। देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे बेसिक स्टेप्स आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, अब आप इनसे क्या है, एक्चुअल में इन टर्म से ही आप स्टेज का पता लगा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये ज़ीरोपैथालमिया ही स्टेज है पूरी। जब आपकी एक्स क्यों लगाया हुआ है, देखो मैंने आपको क्या दिखाया था, विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव आई चेंजेस कलेक्टिवली नोन एज ज़ीरोपैथालमिया। ठीक है, एक्स इज द
sign used here for the vitamin A deficiency or deformity in your eyes which is occur because of the vitamin A deficiency in your body। ठीक है ना, क्योंकि हमारी रोड और कैन सेल्स के फॉर्मेशन और वर्किंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका विटामिन ए। ठीक है, तो बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस के लिए एक्स एन बी सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है? डिफेक्टिव विजन इन द डिम लाइट। इसका साइन और या सिम्टम क्या है कि आपको जैसे ही नाइट ब्लाइंडनेस होगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई, तो आपका क्या है? देखो, डिफेक्टिव विजन जिसमें हम डिम लाइट में देख नहीं पाते हैं, हमारी जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। रात के समय हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन ये डिम लाइट हमारी लाइट के सेंसिटिविटी, हमारी आंखें जो लाइट से कतराने लगती हैं, ठीक है, में मैनिफेस्ट एक्ट एज चेंज इन द बिहेवियर आफ्टर सनसेट। ठीक है ना, हमारे बिहेवियर में चेंज होने लगता है। डार्क एनवायरनमेंट से हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है। ठीक है, हमें रात के समय नहीं दिखाई देता नाइट ब्लाइंडनेस में, जिसका सिंबल आपको देखने को मिल सकता है XN सॉरी। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है जब तक आपकी वैट डेफिशिएंसी जो होती है ना, क्रोनोसिटी, मेंटेन रहती है। वैट क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी जब होती है उसके कारण ये बना रहता है। ये डेफिशिएंसी मतलब ये जो है स्टेज हमारी आंखों में डेवलप हो जाती है। इसमें कोई ब्लाइंडनेस का रिस्क नहीं होता। ठीक है, अंधेपन का कोई भी भय नहीं होता, इससे अंधापन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है तो फर्दर ये स्टेज प्रोग्रेस होती रहती है और फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर आपका परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा? हमारी नाइट ब्लाइंडनेस अगर इस स्टेज पे विटामिन ए डेफिशिएंसी क्योर नहीं करते तो कंजक्टिवा हमारी खराब होने लग जाती है। कंजक्टिवा क्या है? वाइट पोर्शन है हमारी आंख का, जहां पर क्या है, आपके उस पोर्शन में म्यूकस मेम्ब्रेन है पतली सी, जो कि हमारी जो अंदर की आंख जो पलकें हैं उसका भाग होता है। और वाइट पोर्शन है जो, वो क्या है? ड्राई होना शुरू हो जाता है, डलनेस आनी हो जाती है, झुर्रियाँ सी पड़नी शुरू हो जाती है। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी में अवस्था में बरकरार रहता है, जिसे X1A भी बोल देते हैं आप, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है जब तक क्रोनोसिटी वैट की खत्म नहीं होती है, यानी विटामिन ए डेफिशिएंसी की आपकी खत्म नहीं हो जाती है। और इसमें कोई रिस्क नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस का, जो कि बाइट अगर ये फर्दर डेफिशिएंसी रहेगी, हमारी जो कंजक्टिवा है, अगर इसमें सूखापन आ गया है, झुर्रियाँ आ गई हैं और इस अवस्था में भी आपने अपनी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की पूर्ति नहीं करी, तो क्या होगा? ये थिक होनी शुरू हो जाएगी। क्या? आपकी कंजक्टिवा। और यहाँ पे क्या है? ट्रायंगुलर स्पॉन्जी क्या है? ट्रायंगुलर शेप्ड और फॉर्म लाइक स्पॉन्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है आपकी कॉर्निया के ऊपर, जिसे क्या कह देते हो आप? फॉर्म कैरेटीन डिपोजिशन हो जाता है। जनरली बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो कि, और ये क्या है? वाइट फॉर्म कैरेटीन डिपोजिशन अक्कर हो जाता है, मतलब कुशन ही बोल सकते हो, कुशन की तरह गद्देदार स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है ट्रायंगुलर शेप में आपकी कंजक्टिवा के व्हाइट पोर्शन के, आंख के जो व्हाइट पोर्शन है उसके ऊपर, जिसे बाइटॉट स्पॉट कह देते हैं। ये भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है जब तक कि आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी मेंटेन रहती है, मतलब खत्म नहीं होती है, इसकी पूर्ति आप नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होगा? अगर बाइटॉट स्पॉट कंटिन्यू रहा, बनता रहा आपकी आंख में, और फिर भी आपने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूर्ण नहीं किया, तो क्या होगा? कंजक्टिवा से जुड़ी हुई आपका कॉर्निया, बल्बर पार्ट है जो डूम शेप्ड है, आपकी आंख का फ्रंट पार्ट है जो, वो क्या है? उसमें ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, हेजी ऑफ द कॉर्निया अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे शुरू हो जाता है एक्सट्रीम ड्राइनेस और आ जाती है, जिसके कारण क्या होगा? आपकी जो कॉर्निया होती है वो थिक होनी शुरू हो जाती है और कॉर्नियल जीरोसिस आपका डेवलप हो जाएगा। और ये क्या है? एक्यूट है, ये एक्यूट स्टेज है, लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा। यहाँ पे ये एक्यूट स्टेज आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे आई साइट जो ब्लाइंडनेस है, रिस्क का पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस अवस्था में अपनी आंख के अंदर, यानी अपने शरीर के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की पूर्ति नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका रिस्क बना हुआ है अंधेपन का। ठीक है, फिर आपका कॉर्नियल ज़ोरोसिस के क्या कारण होगा? अगर ये स्टेज कंटिन्यू रहती है, एपिथेलियल लेशंस बनने शुरू हो जाते हैं आंख की कॉर्निया के ऊपर,
और ये इस अवस्था में आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म नहीं करते तो यहाँ पे अल्सरेशन शुरू हो जाती है, जहां पर एपिथेलियल लेशंस होते हैं, डल वाइट और ग्रे ओपन कॉर्निया सॉर शुरू हो जाते हैं, जो 1/3 ऑफ द कॉर्निया सरफेस को कवर कर लेती हैं। ठीक है, सीवियर एक्यूट स्टेज है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर अगर इस कॉर्नियल अल्सरेशन को आपने रोका नहीं तो क्या होगा, केराटोमलेशिया की स्टेज आ जाएगी, X3B भी बोलते हैं। लिक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो आपका कॉर्निया है ऐसा लगता है जैसे मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, इस तरीके की अवस्था आ जाती है। और ये कब होगा, जो कॉर्निया है सॉफ्ट हो जाएगा आपका, अगर कॉर्नियल अल्सरेशन को आप क्योर नहीं करोगे, जिसमें 1/3 लेस देन 1/3 कॉर्निया सरफेस में ये आपका क्या होता है, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे व्हाइट और ग्रे क्या होता है, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं आपकी कॉर्निया के अंदर अल्सरेशन की स्टेज में, जिसमें लेस देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया सरफेस पे ये शुरू होना होता है। कॉर्नियल अल्सरेशन की स्टेज में 1/3 जो आपका कॉर्निया का सरफेस है वही कवर होगा, लेस देन। ठीक है, लेकिन केराटोमलेशिया के अंदर ऐसा लगता है जो आपका कॉर्निया है ना, वो क्या है, पिघलना शुरू हो गया है। ठीक है, डल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ओपैक हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये पिघलना शुरू हो गया, मेल्टिंग लिक्विफिकेशन बोल रहे हैं ना इसको। तो इसमें क्या होगा, 1/3 जाद, ये जो लिक्विफिकेशन है ना, ये हिस्सा 1/3 से ज्यादा हो जाता है, जो आपका कॉर्निया खराब, इसके अंदर लिक्वेशन यानी मेल्टिंग ऑफ द कॉर्निया की जो अवस्था होती है वो 1/3 से ज्यादा कवर कर लेता है केराटोमलेशिया की स्टेज में, और सीवियर एक्यूट स्टेज है, इसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है। रिस्क का 80 to 90% चांस है कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए। मतलब ब्लाइंडनेस का खतरा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, कॉर्नियल स्कारिंग। उसमें क्या होती है, इंजरी, इन्फेक्शन और बर्निंग सेंसेशन, जहाँ पे जो आपकी आई है वो प्रॉपरली अपने लेंस का इस्तेमाल ही नहीं कर पाती है फॉर द विजन। ओपैकनेस, जहाँ से आप जिसके आर पार ना देखा जा सके, ठीक है ना, तो ओपेक ओपेक व्हाइट और ग्रेइश टिश्यू बन जाता है आपके कॉर्निया के ऊपर, जिस जो आपकी आउटर लेयर है, जिसमें सीरियस इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जहाँ पे आपकी आई प्रॉपर तरीके से आपके आई लेंस का इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। और लास्ट जो यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है, प्रॉपरली रहता है। फिर आपका जीरोपथैल्मिक फंडस हो जाता है, लास्ट स्टेज है ये आपके जीरोपथैल्मिक फंडस, जहाँ पे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो रेटिना चेंजेस आ जाते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। अच्छा बच्चों, ये कॉर्नियल स्कारिंग जो है सेकेंडरी टू कॉर्नियल अल्सरेशन, ठीक है ना, कॉर्नियल अल्सरेशन की ही ये सेकेंडरी अवस्था है, जहाँ पे आपके नाइट ब्लाइंडनेस का रिस्क होता है। इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं रेटिना के अंदर, जहाँ पर मल्टीपल वाइट और येलो स्मॉल डॉट और फ्लेकी लाइक लेशंस बन जाते हैं आपकी आंखों के अंदर, जो कि सीवियर कॉज करते हैं हमारी आंखों की रोशनी को। और क्या है, ये जैसे जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये जीरोपथैल्मिक फंडस की स्टेज क्रिएट हो जाती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग है, सॉरी, कैन लीड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द रेटिना। ठीक है, फंडस चेंजेस अपीयर एज अ स्मॉल वाइटिश डीप स्ट्रक्चरल चेंज इन द रेटिना। तो बच्चों, आपका जो फाइनल स्टेज है वो केराटोमलेशिया है, विच इज द लास्ट स्टेज where the permanent blindness occurs in your eyes which is not irreversible। आपको मैं स्टेजेस एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस, नेक्टरोपिया, जहाँ पे एबिलिटी है आपकी रात को देखने की वो कम हो जाती है, डार्क में देखने की, ड्यू टू रोडोप्सिन, लैक ऑफ रोडोप्सिन विच इज फॉर्म्ड बाय द पिगमेंट ऑफ विटामिन ए। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, जिससे आपको डिम लाइट में दिखना बंद हो जाएगा। इसी अवस्था को नेक्टोलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब ये अवस्था पूर्ण रूप से बढ़ती जाती है और इसकी क्योर नहीं करते हैं आप, आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है, तो कंजक्टिवाइल जेरोसिस हो जाता है। कंजक्टिवाइल में जेरोसिस में जो आपका व्हाइट पोर्शन है और थिन लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन की आपकी आईज के अंदर और इंटरनल आईलिड्स के अंदर जो पलकें हैं उनके अंदर अंदरूनी भाग है जो, वो क्या होता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, थिकन होना शुरू हो जाता है, उसकी लस्टर चली जाती है, और इसके कारण क्या होगा,
आई के अंदर स्केल्स बनने शुरू हो जाते हैं, खुरदुरापन सा आ जाता है, ठीक है, आपकी कंजक्टिवा के अंदर, ठीक है। और अगर ये अवस्था कंटिन्यू रहती है तो फोमी स्ट्रक्चर डेवलप होना जब शुरू हो जाता है आपकी आंख के अंदर, ट्रायंगुलर शेप का होता है जो पैच की तरह आंख के ऊपर दिखाई देने लगता है, सफेद पोर्शन के ऊपर, फॉर्मी पैच बोल देते हैं जिसे। और अगर यहाँ पे भी आप कंट्रोल नहीं करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी को तो ये फर्दर प्रोग्रेस करता है और ये ड्राइनेस आपकी कॉर्नियल ज़िरोसिस तक पहुंच जाती है, जहाँ पे आपका कॉर्नियल जो है वो सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है और स्कार सेल्स धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और अल्सरेशन की अवस्था में ऐसा लगता है कि, और ज़िरोसिस से फिर अल्सरेशन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सूखने और थिक होने के कारण क्या होगा कि ओपेक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा आपकी जो कॉर्निया है उसके ऊपर, ओपेक जिसके आर पार सी थ्रू ना हो, और क्या होगा, थिकन्ड मटेरियल सा लगने लगेगा, थिक हो जाएगा, वो सख्त हो जाएगा और उसके कारण क्या होगा, ऐसा लगता है कि जो आपका कॉर्निया वो मेल्ट सा हो रहा है, ठीक है, पिघलने से लग रहा है। और इसके कारण क्या होगा, अगर ये प्रोग्रेसिव रहती है, ये स्टेज यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं करते तो क्रेटोमलेशिया, दिस इज द फाइनल स्टेज, कैन लीड टू द परफोरेशन एंड द परमानेंट ब्लाइंडनेस इन योर आईज, ड्राई और क्लाउडीनेस ऑफ द कॉर्निया, जहाँ पे आपका ड्राई भी हो जाएगा और क्लाउडी क्या होता है, बादली सा दिखने लगता है आपका कॉर्निया, ठीक है, वो थिक हो जाता है यानी मोटा हो जाता है, थोड़ा सा ओपैक हो जाता है, जहाँ पर आपकी ब्लाइंडनेस की ये अवस्था है जहाँ पे कॉर्निया क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्लाउड हो जाता है और डेवलप हो जाता है परमानेंट स्कार इसके अंदर, ठीक है, जिसके कारण इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस आ सकती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। तो आप अब आपको याद होना चाहिए फिंगर्स पे कि पहले क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस की अवस्था क्रिएट हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, रोडोप्सिन नहीं बनेंगे, रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो नहीं बनेगा, उसके कारण क्या होगा, आपको नाइट में दिखना बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसे आप नेक्टोलोपिया भी बोल देते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये अवस्था आपकी कंटिन्यू रहती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर बनी रहती है, तो कंजक्टिवा जो है आपकी इनर थिन चिपचिपी लेयर होती है आपकी आंख में, जो व्हाइट पोर्शन है वो क्या है, सूखना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएगा, उसकी चमक चली जाएगी और थिक होने के साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे अगर ये इसी अवस्था को कंजक्टिवाइल ज़ेरोसिस बोल देते हैं, अगर ये अवस्था कंटिन्यू रहती है तो इसमें स्केल से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं आपकी आंखों के कंजक्टिवा पार्ट पे, और वहाँ पे ट्रायंगुलर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो गद्देदार होते हैं, फॉर्मी स्ट्रक्चर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाइटॉट स्पॉट। अगर ये ड्राइनेस यहाँ पे कंट्रोल नहीं की जाती, यानी आप विटामिन ए नहीं लेते हैं, तो फर्दर ये प्रोग्रेस करता है और पहुँचते पहुँचते आपकी जो डूम शेप्ड यानी आंखों का फ्रंट पार्ट है, आंखों के अंदर का आगे का भाग है, वो कॉर्निया, वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होगा, वो थिकना शुरू हो जाता है, मतलब थिक यानी मोटा होना शुरू हो जाता है, सूखना से लगता है, और क्या होगा, अल्सरेशन, फर्दर ये अवस्था अगर कंटिन्यू रहती है तो क्या होगा, ऐसा लगता है आपका कॉर्निया की पिघल सा रहा है, ठीक है, और उसी अवस्था को क्या बोल देते हैं, अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन। अगर यहाँ पे भी आपने क्या किया, अपनी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो एक अवस्था आती है केराटोमलेशिया उसके बाद, जो कि फाइनल स्टेज है और जिसमें आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर आपने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं किया है। यहाँ पे क्या, ओपैक, जिसके अंदर से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ड्राई और क्लाउडिंग होने लगती है आपकी कॉर्निया का, कॉर्निया ड्राई हो जाती है, क्लाउडिंग सी अपीयरेंस होने लगती है और उसके कारण क्या होगा, ब्लाइंडनेस अक्कर हो जाती है, और इस अवस्था में कॉर्निया सॉफ्ट हो जाता है, ओपैक हो जाता है, थिकन हो जाता है, ऐसा लगता है मेल्टिंग होगी, पूरा परमानेंट स्कार आ जाते हैं जो कि इरिवर्सिबल है और आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है इस अवस्था के अंदर, आप अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को क्योर नहीं करते हैं अपनी बॉडी। अब आपको ये स्टेजेस याद रहेंगी, पहले कंजक्टिवा होगा, फिर कॉर्नियल ज़ेरोसिस होगा, ठीक है ना। कंजक्टिवा के अंदर अगर हम वो थिकन सेल्स को क्योर नहीं करेंगे, फॉर्मी स्ट्रक्चर बन जाएगा, फॉर्मी पैच बन जाएगा और ट्रायंगुलर शेप में होता है जो कि बाइटॉट स्पॉट होता है, और इस अवस्था में भी हम कंट्रोल नहीं करते तो कॉर्नियल ज़ेरोसिस होगा, हमारी पहले कॉर्निया सूखेगी, फिर कॉर्निया में क्या हो जाएंगे, इस अवस्था में भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉर्निया अल्सर्ड स्कार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, ऐसा लगता है कॉर्निया क्या है, मेल्ट होने लगा है, पिघलने सा लगा है, और उसको फर्दर हम कंट्रोल नहीं करते तो केराटोमलेशिया हो जाता है जो कि परमानेंट ब्लाइंडनेस स्टेज है, जहाँ पर
क्या होगा? क्लाउडी अपीयरेंस हो जाती है, आपकी कॉर्निया की सॉफ्ट हो जाता है और परमानेंट स्कार्स डेवलप हो जाते हैं। परमानेंट स्कार यानी स्कार्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर, जो कि इरिवर्सिबल होते हैं अगर आपने क्योर नहीं किया तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम फर्दर क्वेश्चंस। थैंक यू।